नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और दीगर कुछ अहम तरीन तनकीदी तबसरे लेकर के हाजिर हुआ हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाला एक मुस्लिम फ़ौजी लद्दाख में एक हादसे में उसकी मौत हो जाती है, लेकिन उनके वालिदैन इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनके आखिरी रसूमात के लिए उनकी मैयत हवाले नहीं की जा रही है। वो वीडियो वायरल हो रही है, वो मैं आपको बताता हूँ। अमरीकी जज का कतरी अमीर के भाई के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने से इनकार हुआ है। टीआरपी ने किस तरह से न्यूज़ चैनल्स को ज़वील पजीरी की जानिब माइल किया है, एक आर्टिकल आया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। बंगाल बीजेपी के सदर दिलीप घोष कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जो ये कहते थे कि बंगाल में कोरोना ही नहीं है। उधर मदरसों पर आसाम हुकूमत का फैसले को लेकर के मौलाना अरशद मदनी का ताज़ा बयान आया है, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूँ। और मैं आपको बताऊं कि किस तरह सऊदी अरब में करप्शन का सबसे बड़ा केस एक इस वक्त बेनकाब हुआ है, जिसमें कई कारोबारी शख्सियात को गिरफ्तार कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं। तुर्की इस वक्त क्रीमिया यानी कि जो यूक्रेन की जानिब आहिस्ता आहिस्ता उसको ख़रीब करने की कोशिश कर रहा है। इन सारी चीज़ों पर मैं तबसरा करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले तेलंगाना की उस वीडियो को देख लेते हैं, जिस वीडियो में वालिदैन और ये शिकायत कर रहे हैं कि वो अपने नौजवान को सरहद पर इसलिए भेजा कि वो कौम के लिए लड़े और कौम के लिए शहीद हो जाए, और उसी के लिए हम लोगों ने उनको भेजा भी। अब एक सड़क हादसे में उनका इंतकाल हुआ है। इंतकाल होने के बाद अब फ़ौज उनको जो है नहीं हवाले कर रही है ताकि उनके आखिरी रसूमात अदा कर सकें। इस तरह का मोहम्मद शाकिर हुसैन बताया जा रहा है, जो रेजिमेंट 11th में जो काम कर रहा था, और एक लद्दाख में इस वक्त एक हादसे में वो इंतकाल कर गए हैं। उनके वाइफ और उनके पेरेंट्स वगैरह इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो तेलंगाना में कागज़ नगर के ये रिहायशी हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें हम मैयत वापस कर दीजिए ताकि उनके आखिरी रसूमात और नमाज जनाजा अदा कर सके। आप इस वक्त इस वीडियो को देखें, आवाज़ के साथ मैं सुनाता हूँ, ख़ुद भी दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें ताकि ये अपने बेटे की और एक शोहर की पूरी तरह से जो है उसके आखिरी रसूमात अदा कर सके। हम लोग हमारे बच्चे को देश पे शहीद होने के लिए आपकी गवर्नमेंट में भेजे, और हमारे बच्चे को इंतकाल होने के बाद में हमको बाड़ी नहीं देते वो भेजा। हमारे बच्चे की बाड़ी हमारे को होना कोई भी हाल में, हमारे बच्चे की बाड़ी हमारे को भेजना। हमारे केसीआर साहब से गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है, हमारे बच्चे की बाड़ी के लिए कोशिश करें और हमारे बच्चे की बाड़ी हमारे घर तक भिजाना। कोई पॉजिटिव है तो आप लोग अपने बच्चे को ड्यूटी पे कैसा भेजें? क्वारंटाइन में रखते, हाँ 14 दिन क्वारंटाइन में रखते हमारे बच्चे को, आप लोग ड्यूटी पे कैसा भेजे? और ड्यूटी पे भेजने के बाद में इंतकाल होगा, इंतकाल होने के बाद में आप लोग डेड बॉडी भिजाने के लिए सब बहाने ढूंढ रहे। हाँ, हमारे बच्चे को हम ड्यूटी पे भिजाए देश के ऊपर कुर्बान होने के लिए, शहीद होने के लिए। जैसा हमारा बच्चा घर से गया उसी तरीके से हमारे घर को वापस डेड बॉडी भेजना। ये गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है, हमारे बच्चे की बॉडी डेड बॉडी हमारे घर तक पहुंचाने की कोशिश करें। केसीआर साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, और हमारे बच्चे की बॉडी हमारे घर तक भी आना। मैं उनकी वाइफ शाकिर हुसैन की वाइफ बोल रही हूँ। मेरे से केसीआर साहब से अपील है कि मेरे हस्बैंड को मेरे घर तक भेजाया जाए। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ केसीआर साहब, मेरे शोहर की डेड बॉडी मैं देखना चाहती हूँ, इधर भेजिए, गुजारिश करती हूँ। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब मैं आपको ले चलूँ। और अगली खबर जो इस वक्त वीडियो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, ये वीडियो आ रही है लुधियाना से, पंजाब के लुधियाना से। यहाँ आज बीजेपी के पंजाब के प्रेसिडेंट अश्वनी शर्मा ने आज यहाँ पर विजिट की थी। इसी के खिलाफ जो है आज कांग्रेस के यूथ वर्कर्स पूरी तरह से एहतिजाज कर रहे थे। इसी दरमियान पुलिस और कांग्रेस के वर्कर्स के दरमियान में ये एहतिजाज सामने आया है। उस दरमियान में वो आपस में थोड़ी बहुत मुठभेड़ भी और धक्कम धुक्का भी हुई है। ये वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, किस तरह पुलिस कांग्रेस यूथ वर्कर्स को जो है इस वक्त धकेलने की कोशिश कर रही है, जो एहतिजाज कर रहे थे बीजेपी पंजाब प्रेसिडेंट अश्विनी शर्मा के एक विजिट को, उनके दौरे को लेकर के। नाज़रीन, आइए न्यूजीलैंड की आज की अहम तरीन खबर पर नजर कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा एडर्न, जो कि सेंट्रल लेफ्ट लेबर पार्टी की
लीडर हैं वो इस मरतबा दोबारा जीत करके मुंतखब कर ली गई हैं। प्राइम मिनिस्टर पर एक बार दोबारा यहाँ के न्यूजीलैंड की जेसिंडा आर्डर्न को देखा जा सकता है। आज के इस इलेक्शन में उनकी जीत दर्ज हुई है उनकी पार्टी की। इस बात को लेकर के आज यूरोपियन ममालिक के तमाम लोग उनको जो है इस वक्त मुबारकबादी दे रहे हैं उनके पार्टी के दोबारा मुंतखब होकर के आने पर। नाज़रीन, आइए एक और खबर की जानिब ले चलूं। मगरबी बंगाल बीजेपी के सदर दिलीप घोष कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए। बीजेपी के जराये के मुताबिक उन्हें कुछ शहर एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया। अस्पताल के जराये के मुताबिक उनकी हालत अभी बेहतर और ऑक्सीजन दिया जा रहा है। मदनीपुर से मेंबर पार्लियामेंट गुज़िश्ता कई दिनों से बीमार चल रहे। ख्याल रहे कि बीजेपी के रियासती सदर दिलीप घोष ने गुज़िश्ता महीने बयान दिया था कि कोरोना वायरस खत्म हो चुका है। ममता बनर्जी वायरस के नाम पर बीजेपी को प्रोग्राम करने से रोक रही हैं। इस बयान पर काफी तनाजा हो गया था। फिर उसके बाद ये खुद इस वक्त कोरोना के मुतासिर हो गए हैं। शायद अब उनको पता चल गया होगा कि कोरोना अभी तक खत्म बंगाल में नहीं हुआ है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आगे चलते हैं और मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातुहू के ताज़ा बयान पर एक तबसरा हो जाए। जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने मदरसों के मुतालिक आसाम हुकूमत के हालिया फैसलों पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि दरअसल ये उसी मुतासिबाना जहनीत के लोगों का फैसला है जो तबलीगी जमात को निशाना बना रहे थे। उनका मकसद मुसलमानों को मजहबी एतबार से मायूसी का शिकार बनाना और उन्हें एहसास कराना है कि उनके लिए यहाँ मजहब पर चलना आसान नहीं है, बल्कि उनके रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी अपनी रिहाइशगाह पर मकामी नामनिगारों से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने आसाम हुकूमत के जरिए सरकारी इमदाद याफ्ता मदारिस बंद करने के फैसले की सख्त मदम्मत करते हुए कहा कि मुस्लिम कौम आज से नहीं बल्कि हज़ारों साल से इस मुल्क में रहती है। वो अपने दीन के मसले में किसी की मोहताज नहीं है, बल्कि वो अपने पैरों पर खड़ी है। मुल्क के अंदर हज़ारों मदरसे चल रहे हैं। हालांकि इस वक्त ये कौम बदहाली का शिकार है, लेकिन वो अपने दीन पर कायम है और अपने मदारिस व मसाजिद को जिंदा रखे हुए है। उन्होंने कहा कि अगर ये 2-4% मदरसे भी हुकूमत की मुतासिबाना ज़हनियत का शिकार हो जाते हैं तो मैं ये समझता हूँ मुसलमानों को मज़ीद क़ुव्वत व हिम्मत के साथ इन मदरसों का ताउन करना चाहिए और अपने दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन मदारिस को जिंदा रखना चाहिए। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि जब इलेक्शन करीब आता है तो इस तरीके के मसाइल खड़े किए जाते हैं और हो सकता है ये भी इलेक्शन के लिए हो बल्कि इलेक्शन कार्ड हो। जी हाँ नाज़रीन, मैंने ये सारी तफसीलात आपको आसाम के बाद किस तरह से जो मदारिस को निशाने पर लिया गया था मीडिया में, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रखी थी। नाज़रीन, आइए एक और खबर की जानिब ले चलूँ और ये खबर है अमरीकी जज ने कतरी अमीर के भाई के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसको खारिज करने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से ये खबर इस वक्त सुर्खियां बटोर रही है। अमरीकी विफाकी जज ने कतरी अमीर तमीम बिन हम्माद अस्सानी के भाई शेख खालिद बिन हम्माद बिन खलीफा अस्सानी पर मुतअद्दिद गैरकानूनी कामों में मुलव्वस होने पर कायम मुकदमात को खारिज करने की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है। अरब न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले के बाद शेख खालिद बिन हम्माद बिन खलीफा अस्सानी और उनके अमरीकी रेसिंग नेटवर्क कंपनी के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जा सकेगी। शेख खालिद और उनकी कंपनी के लिए काम करने वाले 6 अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर्स ने इनके खिलाफ मुकदमा दायर कर रखा है। मुकदमे में शामिल मुद्दई ने इल्ज़ाम आयद किया कि शेख खालिद ने एक ऐसे भारतीय मुलाजिम का कत्ल किया जो उनकी बीवी के ड्राइवर की हैसियत से काम करता था। इसके अलावा भी उन पर रेजिंग के अपने मुतादिद हरीफों को कत्ल कराने का हुक्म देने और अमेरिका और उसके बाहर वसी पैमाने पर गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। इब्तिदाई तौर पर फ्लोरिडा की एक विफाकी अदालत में शेख खालिद और उनकी 2 कंपनियों GO स्ट्रेटेजिक डिफेंस सोल्यूशन LLC और KH होल्डिंग्स LLC के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था। ताहम जब उन्होंने अदालत के सामने पेश होने से इनकार कर दिया और वकला ने भी उनकी नुमाइंदगी नहीं की तो मुद्दई ने 5 नवंबर 2019 को इस मुकदमे में तवसी करते हुए उनकी एक और कंपनी अल अनाबी रेजिंग USALC जिसके दफातर फ्लोरिडा में हैं उसके खिलाफ भी मुकदमा दायर कर दिया। अल अनाबी रेजिंग USALCC और अस्सानी के वकीलों ने आखिरकार इस मुकदमे का जवाब दिया और फेडरल कोर्ट के जज थॉमस P. नाइस से इस्तदा की कि इस मुकदमे को बर्खास्त किया जाए, लेकिन जज ने नहीं माना और इस मुकदमे को बरकरार रखने की बात कही है, जिसको लेकर के ये खबर अब इस वक्त सुर्खियों में छाई हुई है। कतर के लिए भी और अमरीका के मुख्तलिफ अखबारात में भी आपको मालूम होना चाहिए कि इस मुकदमे में मंशियात, जिनसी ज़्यादती और तशद्दुद जैसे खौफनाक इल्ज़ामात इस वक्त कतरी अमीर के भाई के सर पर लगे हुए हैं। अब देखना है कि आगे क्या होता है। नाज़रीन, सऊदी अरब में करप्शन का एक बहुत बड़ा केस बेनकाब करने का दावा किया जा रहा है। जी हाँ, अरब न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की निगरान और इंसदाद बदउनवानी अथॉरिटी नज़ाहा के अमले ने धोखाधही के संगीन इल्ज़ामात के तहत दारुल हुकूमत रियाज के एक इलाके से
13 सरकारी मुलाजिमीन, 4 कारोबारी शख्सियात और 4 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है जो ठेकेदार कंपनियों के लिए काम करते थे। इसके अलावा मुल्जिमान की रिहाइश गाहों की तलाशी के दौरान हुक्काम को 19 करोड़ 30 लाख रियाल मिले जो आरिजी छत, मस्जिद के सर्विस रूम, पानी की टैंकी और जेर जमीन सेफ में छुपाए गए थे। खरीदी गई जायदाद की एक फहरिस्त भी मिली। ये जायदाद गिरफ्तार होने वाले अफराद ने मजमूई तौर पर तकरीबन 14 करोड़ 20 लाख रियाल के गैर कानूनी फंड से खरीदी। मजीद बरा इंसदाद बदउनवानी अथॉरिटी ने गिरफ्तार अफराद के बैंक अकाउंट से तकरीबन 15 करोड़ रियाल की रकम भी कब्जे में ले ली। मजीद तहकीकात से मालूम हुआ है कि एक मुलजिम ने अपने ओहदे का फायदा उठाते हुए कारोबारी इदारों के लिए 11 करोड़ रियाल से ज्यादा की अदायगी की खातिर वजारत खजाना का यूनिफाइड डिजिटल सर्विस का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया। बदउनवानी के दूसरे केसों का ताल्लुक आम अशियाए जरूरत की खरीदारी में इस्तेमाल होने वाले 25 लाख रियाल की प्रीपेड कार्ड से, जिनमें 1.5 रियाल के फ्यूल प्रीपेड कार्ड्स और 41 लाख रियाल की गैर मुल्की करेंसियां हैं। ये 22 गिरफ्तारियां बदउनवानी के 889 केसों और इंजिबाती मामलात में की गई है, जिन्हें नज़ाहा ने देखा। कानूनी मुशीर दीमा शरीफ ने अरब न्यूज़ को बताया कि सरकारी अफसरों के मुलव्वस होने की वजह से केस नुमाया हो गया है, क्योंकि सरकारी अफसर यहाँ के मुकामी होते हैं। इस बात को लेकर कि अब जिस तरह से बड़े पैमाने पर ये बदउनवानी सामने आई है, उसको देख करके महसूस होता है कि जो इसके पीछे बहुत बड़े हाथ रहे होंगे। इस तरह के तबसरे इस वक्त निकल करके सामने आ रहे हैं। नाजरीन, तुर्की क्रीमिया के रूस से इल्हाक को हरगिज़ तस्लीम नहीं करेगा, इस तरह ताज़ा बयान दिया है सदर रजब तैयब एर्दोगान ने। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि तुर्की क्रीमिया की गैर कानूनी इल्हाक को तस्लीम नहीं करता और ना ही करेगा। सदर एर्दोगान और यूक्रेन सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस्तांबुल में बैनुल-वफूद मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतिमाम किया था। इस मौके पर दो तरफा और बैनुल-वफूद मुज़ाकरात में दो तरफा ताल्लुकात का जामे तौर पर जायजा लेने पर जोर देने वाले जनाब एर्दोगान ने बताया कि हमारा बाहमी ताउन दिफाई सनअत से लेकर तालीम तक, सियाहत से लेकर शोबे सेहत तक वसी पैमाने पर दो तरफा फैसलों के असास पर गहराई हासिल कर रहा है। इन मुज़ाकरात में हमने सरमायाकारी में इजाफे के जरिए इक्तिसादी व तिजारती ताउन को नई सतह तक पहुँचाने की दो तरफा ख्वाहिश की तायीद की। उनका कहना था कि तुर्की खित्ते में यूक्रेन को इस्तेहकाम, सलामती, अमन खुशहाली के क़याम के लिए एक कलीदी मुल्क की नज़र से देखता है। इस मुल्क की हाकिमियत, करीमिया समेत मुल्क की सालिमियत और सियासी एकजहती की हम मुकम्मल तौर पर हिमायत करते हैं और करते रहेंगे। तुर्की और यूक्रेन माबैन तारीखी व इंसानी रवाबित के एक अहम उनसुर को करीमियाई भाइयों से यूक्रेन और इदारों के हमरा हमारी हिमायत और ताउन जारी रहेगा। उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि अगर रूस के साथ क्रीमिया की इल्हाक की बात होती है तो उसको कभी तुर्की तस्लीम नहीं करेगा। इस बात को लेकर कि अब मजीद इस तरह के तबसरे सामने आ रहे हैं कि तुर्की एक मरतबा फिर क्रीमिया को अपने करीब करने की कोशिश कर रहा है और तुर्की की जानिब से जिस अंदाज में अलग अलग ममालिक को अपने करीब बनाने और ताल्लुकात बनाने की जो कोशिशें हो रही हैं, उसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है और क्रीमिया की इस हालिया ताल्लुकात को लेकर के इस वक्त तुर्की के अलग अलग मीडिया में अलग अलग किस्म के तबसरे जारी हो चुके हैं। नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं भारतीय चैनलों के टीआरपी के बारे में, जिसको जवाहर सरकार ने अलग अंदाज में लिखने की कोशिश की है और तबसरा किया है। किसी भी चीज़ की कोई हद होती है, यही इजहार ख्याल है बॉलीवुड का और उन लोगों का जो हाल के दिनों में छोटे पर्दे पर हो रहे मीडिया ट्रायल से आजिज आ चुके हैं। कुछ टीवी चैनलों ने अपने घटिया मफाद के लिए बॉलीवुड को बदनाम करके रख दिया, नशेड़ियों का अड्डा करार देकर बॉलीवुड को मुल्क की सबसे गंदी इंडस्ट्री करार दे दिया, बकवास सबूतों की बुनियाद पर फिल्मी हस्तियों की इज्जत धूल में मिला दी। सवाल ये उठता है कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद टीवी चैनलों ने हैरत अंगेज तरीके से जवाल में पहुंच चुकी मईशत, कोविड-19 से निपटने में हुकूमत की नाकामी और चीन से लगती सरहद पर तकरीबन 6 दहाइयों की सबसे बड़े खतरे की जानिब से लोगों का ध्यान हटाने का काम किया खुद अपने हाथ में ले लिया है, ये सवाल उठता है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने 18 अक्टूबर को इंकिशाफ किया था कि रिपब्लिक टीवी और दीगर टीवी चैनल्स टीआरपी डाटा को मुतासिर कर रहे थे और उसके लिए उन्होंने ब्रॉडकास्ट ऑर्डिनेंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क की जानिब से मखसूस घरों में लगाए गए मीटरों में ही सेंध लगा दी थी। इस मामले में टीआरपी के उस पूरे खेल की बारीकियों को समझना जरूरी है। किसी प्रोग्राम की मकबूलियत का फितरी तौर पर सीधा असर इश्तिहार की शरह पर होता है। आप लोग टीआरपी लफ्ज़ बार बार सुनते होंगे, लेकिन उसकी हकीकत क्या है? चूंकि सभी चैनल दावा करते हैं कि उनके प्रोग्राम को सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं, इसलिए हकीकत का पता गैर जानिब तरीके से लगाना जरूरी हो जाता है। साल 2015 तक टीम टेलीविजन ऑर्डिनेंस मेजरमेंट नाम की निजी कंपनी की इस काम पर बालादस्ती थी।
वही दुनिया और इश्तिहार दहिंदगान को बताती थी कि किस चैनल को कब कितने लोग देखते हैं। इसमें 2 बैनुल अक़वामी मीडिया नाम येसी नेल्सन और कंतार की निस्फ शराकतदारी थी। टीम ने खासतौर से शहरी इलाकों के 8000 घरों में पीपल्स मीटर लगाए। तब 12 करोड़ घरों में टीवी सेट थे और टीम के डाटाबेस पर इस वजह से सवाल उठे कि उसका सैंपल साइज बहुत छोटा है और उसकी रेटिंग में देही इलाकों को तो पूरी तरह से नजरअंदाज ही कर दिया गया है। लेकिन टीम को सबसे ज्यादा इस बात के लिए कटहरे में रखा गया कि उसने किन घरों में मीटर लगा रखे हैं, उसको लेकर उसने जरूरी राजदारी नहीं बरती। जाहिर सी बात है कि ऐसे में कोई भी टीवी कंपनी उन घरों से राब्ता करके उन्हें मुतासिर कर सकती थी। हिंदुस्तान के एक मशहूर न्यूज चैनल ने इन असबाब से टीम के खिलाफ अमेरिका की अदालत में केस कर दिया। इस निजाम में कुछ को शर्तिया फायदा तो बाकी को नुकसान हुआ होगा। यही निजाम सालों साल चलता रहा और फिर वजारत बराए इत्तिलात व नशरियात ने मुल्क के सरकर्दा चैनल से मिल बैठकर अपना खुद का रेटिंग अमल तय करने को तरगीब दी और इस तरह मौजूदा वक्त का बार्क मंजर आम पर आया। साल 2015 के वक्त से बार्क ने कंप्यूटर से बगैर किसी निजाम के मुंतखब किए गए घरों में अपना खुद का खुफिया बार ओ मीटर लगाना शुरू कर दिया। इसके बारे में आमतौर पर यही माना जाता रहा है कि काफी हद तक शफाफ और गैर जानिबदार निजाम है, क्योंकि ये काम अक्सर मुकाबला आरा कंपनियां और सख्त नजर रखने वाले इश्तिहार दहिंदगान कर रहे थे। बार्क ने 44,000 घरों में मीटर लगा रखा है और टीम के मुकाबले उसका सैंपल साइज यकीनी तौर पर बहुत बड़ा है, लेकिन टीवी वाले 20 करोड़ घरों को देखते हुए इसे बहुत कम ही कहा जा सकता है। अब एक फितरी सवाल, अगर बार्क का रेटिंग अमल इतना ही गैर जानिबदार था तो फिर ये टीआरपी घोटाला किस तरह हुआ? दरअसल इसकी आखिरी कड़ी सबसे कमजोर है। बार्क उन घरों तक लोगों को भेजता है और एक काम आउटसोर्स कर दिया गया है। मुंबई पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और 3 निजी चैनलों की जानिब से बार वो मीटर वाले कुछ घरों को रिश्वत देकर मिला लिया और इस तरह इन चैनलों की टीआरपी गैर फितरी तौर पर ज्यादा हो गई। खेल यहां पर एकदम से गंदा हो गया और शाइस्तगी को ताक पर रख दिया गया जब चीख चीख कर किसी भी बात को सनसनीखेज बनाने के लिए मशहूर एंकरों ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को अफसोसनाक अंदाज में फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। सबसे पहले कोशिश हुई कि इस मामले को कत्ल के तौर पर पेश कर दिया जाए, लेकिन जब इस कहानी को आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया तो कत्ल के लिए उकसाने के फार्मूले को आजमाया गया और जब ये औंधे मुंह गिर गया तो पूरे मामले को ड्रग्स का मोड़ दे दिया गया। नारकोटिक्स महकमे के इंतहाई सरगर्म लोग एक तन्हा औरत पर टूट पड़े। आखिरकार बॉलीवुड के चंद बेबाक लोगों ने इंडस्ट्री को बेवजह बदनाम करने की इस मुहिम के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। ये उम्मीद पैदा करने वाली पेशकदमी है और यकीनन इस बात की मिसाल भी है कि मुल्क का हौसला भी जिंदा है और चंद मफादपरस्त न्यूज चैनल इस पर गहन बनकर हावी नहीं हो सकते। तो नाज़रीन, ये है टीआरपी का वो असल मामला जो हम लोग समझ नहीं पाते। बार बार हम इस लफ्ज़ को समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते कि आखिर टीआरपी के पीछे खेल क्या है। टीआरपी जिस चैनल की बढ़ती जाती है, इश्तिहार देने वाली कंपनियां उस चैनल को अव्वलियत देते हैं कि उनका इश्तिहार वहां पर छपे और इस वजह से उनकी खूब कमाई होती है। इसी बात को लेकर के 3 चैनलों ने टीआरपी को बढ़ाने के लिए गंदा खेल खेला और किस तरह से वो मौज़ूआत को भड़का देते हैं, अलग कर देते हैं, चिल्लाते हैं। इस वजह से वो खुद जो है अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर गए हैं, ये कहना चाह रहे थे मज़मून निगार। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी कुछ ही देर में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।